नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे आपका जो कॉन्सेप्ट है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हेडिंग क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या आप इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है आपको पता है। कोई मेटल सरफेस है, जब इस पर एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी की लाइट रे डाली जाती है, प्रकाश की किरण डाली जाती है एक निश्चित आवृत्ति की, ठीक है, तो क्या होता है, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। ठीक है जी, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर या पृष्ठ पर डाला जाता है तो धातु की सतह से या पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इमिशन होने लगता है। तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है जी, तो आप क्या कहेंगे इसकी लैंग्वेज? तो व्हेन द लाइट ऑफ परफेक्ट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट, ठीक है जी, ऑन एनी मेटल सरफेस, तो देन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स। क्लियर है? जो उत्सर्जन है, इमिशन है, वो स्टार्ट हो जाता है। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स, ठीक है जी, फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो आप लिख देंगे दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी, क्लियर है? इस फिनोमिनॉन को आप क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर? या ओब्लिक करके आप लिख सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी कहते हैं इसे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। और ध्यान देना, इस फिनोमिनॉन के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इन्हें आप कहते हो फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें आप क्या कहते हो? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लिखेंगे एंड द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, इमिटेड फ्रॉम द सरफेस, मेटल सरफेस, आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी वे इलेक्ट्रॉन जो धातु के पृष्ठ से निकलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? और इन इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने से एक करंट फ्लो होगा जिसे आप फोटो करंट कहते हैं। ठीक है जी, तो एंड द करंट फ्लोज ड्यू टू द मोशन ऑफ या ड्यू टू द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो दिस करंट इज नोन एज फोटो करंट। क्लियर है? यानी कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे आप प्रकाश धारा कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हेडिंग जो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये आपने लिख ली होगी लैंग्वेज सुनकर। ठीक है, अब चलते हैं इसके एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं इसके, है ना, जो लेनार्ड और मिलेकन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूफ करके दिखाया एक्सपेरिमेंटली। ठीक है जी, तो आप हेडिंग लिखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हेडिंग है आपकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है जी, हेडिंग डालो उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी, हिंदी में कहेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी, यानी प्रायोगिक अध्ययन भी आप कह सकते हो। तो आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट है तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखें। इसमें देखो एक ग्लास है ना, कि एक ट्यूब है, ग्लास की एक है ना नलिका है, ठीक, और यहाँ पर एक विंडो लगी रहती है इस तरीके से प्रकाश आने के लिए।
ठीक है जी। ये विंडो है क्वार्ट्स की, इसे आप कहते हो क्वार्ट्स विंडो, ठीक है जी। और यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज, प्रकाश की जो है वो आती है, ठीक है जी। ये क्या है? यूवी रेज, ठीक है जी। यूवी रेज यानी हिंदी में कहेंगे पराबैंगनी तरंगे, अल्ट्रावायलेट रेज। इधर कैथोड प्लेट लगी है और इधर एनोड प्लेट लगी है। कैथोड को आप सी से लिखते हैं, एनोड को आप ए से लिखते हैं, ठीक। और इस तरीके से ये एक एमीटर से जुड़ा रहता है। यहाँ पे एक एमीटर है जो आप जानते हैं करंट नापता है, और यहाँ पर एक रियोस्टेट होता है, ठीक है जी। इस तरीके से ना, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा रहता है वोल्टेज नापने के लिए, ठीक। और इस तरीके से यहाँ पे बैटरी लगी रहती है, यहाँ पर स्विच लगा रहता है, ठीक है जी। ठीक, क्लियर है। स्विच को आप एस कह सकते हो, के कह सकते हो, की कुंजी, ये माइनस, ये प्लस, और ये रियोस्टेट है, आर एच कह दो, जिसे आप धारा नियंत्रक कहते हैं हिंदी में, ठीक। तो इस तरीके का आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, क्लियर, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट किया था लेनार्ड एंड मिलिकन ने, ठीक है। लेनार्ड एंड मिलिकन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, यानी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही कैथोड, देखो जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है, क्लियर है, इस क्वार्ट्स विंडो से, तो वो आके गिरती है कैथोड, इस पे कैथोड प्लेट पर। तो कैथोड जो प्लेट है वो मेटल की होती है, तो क्या है, मेटल के सरफेस से जब लाइट गिरती है तो मेटल के सरफेस से तुरंत इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने आपको बताया। तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये आगे चलेंगे सब, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स सब आगे चल रहे हैं, किसकी तरफ? एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। ये माइनस की है और ये प्लस की है, तो माइनस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कारण से उसके और अट्रैक्ट होते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, तो लेनार्ड और मिलिकन ने ये किया। और फिर इसके बाद क्या है, हम इसके कुछ निष्कर्ष पढ़ते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, और ये एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के रूप में, यानी लेनार्ड और मिलिकन ने ऑब्जर्वेशन क्या किया, क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो पहला ऑब्जर्वेशन, पहला कंक्लूजन, फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड कंक्लूजन। तो इस तरीके से आप इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप इसमें आप हेडिंग क्या लिख सकते हैं, या तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स लिख सकते हो इसी के अंदर हेडिंग, ठीक है जी, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, या आप ये भी लिख सकते हो ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स, ठीक है जी, ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स यानी प्रेक्षण तथा निष्कर्ष, और इसे हिंदी में कहेंगे प्रायोगिक तथ्य। तो इसके अंतर्गत देखो, पहला उन्होंने जो देखा, ऑब्जर्व क्या किया, पहली बार उन्होंने एक बात पहली जो ऑब्जर्व की, उन्होंने देखा कि जैसे ही तुरंत लाइट, मतलब जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है कैथोड प्लेट पर, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। कहाँ से? इस कैथोड प्लेट से, ठीक है। तो ये बात उन्होंने देखी कि जैसे ही लाइट गिरी तुरंत क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, और इलेक्ट्रॉन निकलने का उन्हें पता नहीं चला। उन्होंने तो एक बात देखी कि जैसे ही लाइट गिरी तुरंत एमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया,
और एमीटर क्या नापता है, करंट को नापता है। तो जैसे ही लाइट गिरी तुरंत एमीटर में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब है एमीटर में डिफ्लेक्शन आने का मतलब है एमीटर में करंट फ्लो होता है, तभी तो करंट मेजर होता है। इसका मतलब है एमीटर में डिफ्लेक्शन आने का मतलब है सर्किट में करंट फ्लो हो गया। तो एक तरफ जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई कैथोड पर, तुरंत एमीटर में डिफ्लेक्शन आने का मतलब है तुरंत करंट फ्लो हो गया। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे ही है ना लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट क्या होती है, इंसिडेंट, ठीक है जी, तुरंत ही क्या हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। क्लियर है। और ये करंट फ्लो हुआ तो किसके कारण, तो यहाँ से ये तो ऑब्जर्वेशन है कि भाई जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई तुरंत करंट फ्लो हो गया, यानी तुरंत ही गैल्वेनोमीटर में इसमें एमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, ये तो ऑब्जर्वेशन है। तो इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कारण क्या रहा होगा, निष्कर्ष क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो इसका कारण ये है कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट के इंसिडेंट होने से है ना कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हुई है एक निश्चित आवृत्ति की, तो इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, सर्किट में फ्लो होंगे। और इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के कंडक्शन के कारण, फ्लो के कारण क्या फ्लो होता है, करंट। तो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इन प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रकाश धारा यानी फोटो करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जो इसमें एमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। तो इसका कारण क्या हुआ, मतलब निष्कर्ष क्या मिला, निष्कर्ष ये मिला कि लाइट के इंसिडेंट होने में और करंट के फ्लो होने में या फोटो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने में कोई भी टाइम लैगिंग नहीं है, समय पश्चता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले लाइट गिरी है तो उसके थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन है ना उत्सर्जित होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही लाइट गिरती है तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, दोनों के बीच टाइम लैगिंग नहीं है। ठीक है, टाइम लैगिंग का मतलब समय पश्चता, ऐसा नहीं है कि एक घटना पहले घटती है तो दूसरी बाद में घटती है, दोनों लगभग साथ घटती हैं। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है तुरंत इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होने लगता है। तो इसका पहला कंक्लूजन यही है कि देयर इज़ नो टाइम लैगिंग। लैंग्वेज में अभी साइड में आपको है ना बोल के बता दूंगा, पहले आप चीज़ों को समझें। मेन चीज़ क्या है, समझना। जब समझ जाते हैं तो लिख तो हम खुद भी सकते हैं। तो टाइम लैगिंग, कोई भी टाइम लैगिंग नहीं है, नो टाइम लैगिंग। ठीक है, बिटवीन लाइट इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के निकलने मतलब प्रकाश के आपतित होने और इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बीच कोई भी समय पश्चता नहीं है। ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, और ये क्या है, इसका फर्स्ट कंक्लूजन। क्लियर है। इस डायग्राम को रफ करके फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी। तो देखो इसकी लैंग्वेज आप देख लो बोर्ड पे। देखो पहला पॉइंट क्या है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द कैथोड प्लेट, जब लाइट इंसिडेंट होती है कैथोड प्लेट पर तो देयर प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन, एक डिफ्लेक्शन, एक विक्षेप, क्या बोलते हैं, विक्षेप है ना, या विचलन उत्पन्न हो जाता है एट वंस इन द एमीटर, तुरंत ही एमीटर में। क्लियर है। तो दैट इज देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन फॉलिंग ऑफ लाइट। क्लियर है। तो लाइट के गिरने में एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के निकलने में कोई भी टाइम लैगिंग, कोई भी समय पश्चता नहीं है। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको समझाया ये इसकी लैंग्वेज थी। ठीक है जी। तो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इस डायग्राम को मैं रफ कर देता हूँ। देखो दूसरा जो पॉइंट है, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन जिसे आप कह सकते हो, उसमें आप एक ग्राफ समझेंगे। ये आपका एनोड पोटेंशियल है, एनोड प्लेट थी ना इस साइड, तो उसका पोटेंशियल। तो इस एक्सिस पर आपने एनोड पोटेंशियल लिया और इस एक्सिस पर ले लो आप फोटो करंट, प्रकाश धारा। ठीक है। तो हम एक बात देखते हैं इस ग्राफ में, जो हमें ग्राफ मिलता है इस साइड तो इस तरीके का ग्राफ मिलता है, इस तरीके का। तो आप एक बात देख रहे हैं इस ग्राफ में, ठीक है जी, इस तरीके का ग्राफ मिलता है। तो यहाँ से आप देखो इस एक्सिस पर VA बढ़ेगा, एनोड पोटेंशियल इधर को बढ़ता है, इधर को घटेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव है। IP ऊपर को बढ़ेगा, नीचे को घटेगा। ठीक है जी। तो देखो यहाँ से देखो
ग्राफ आगे चल रहा है तो आप एनोड पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, और ग्राफ ऊपर भी चल रहा है। ग्राफ ऊपर चलने का मतलब है एनोड पोटेंशियल के बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है, ठीक है। लेकिन एक निश्चित स्थिति के बाद एक निश्चित एनोड पोटेंशियल जब बढ़ाते रहते हैं तो आप देखियो ग्राफ आगे तो चल रहा है लेकिन ऊपर नहीं चल रहा। इसका मतलब है जब आप एनोड पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं तो फिर एक निश्चित है ना मान के बाद जो फोटो करंट है एक निश्चित वैल्यू के बाद, एक फाइनाइट वैल्यू के बाद वो बढ़नी बंद हो जाती है। तब कुछ देर तो VA को बढ़ाने से IP बढ़ा था, देखो बढ़ रहा है क्योंकि ग्राफ आगे के साथ साथ ऊपर भी चल रहा है। लेकिन कुछ है ना एक निश्चित वैल्यू के बाद, एक फाइनाइट वैल्यू के बाद VA को आप कितना ही बढ़ाते रहो IP नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर है। और इस बात को आप यहाँ से समझ सकते हो। अभी आपने ये एक्सपेरिमेंट देखा था ना, इधर कैथोड और इधर एनोड। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हुए है ना कैथोड से, तो ये क्या है, एनोड पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब है इसकी अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है उसे बढ़ाना। तो ये बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होंगे, और तेज़ी से अट्रैक्ट होंगे तो IP करंट बढ़ेगा ही, क्योंकि जल्दी से माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर पहुँचेंगे तो करंट है ना फ्लो होगा जल्दी से। तो इसका मतलब है VA को बढ़ाने से IP बढ़ता है, एनोड पोटेंशियल को बढ़ाने से IP बढ़ता है। लेकिन एक बात तो बताओ, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जितने थे उतने तो आपने खींच लिए, अट्रैक्ट कर लिए बहुत तेज़ी से, और अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो फिर VA को तो आप कितने बढ़ाते रहो। VA को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन तभी तो खींच के आएंगे जब यहाँ होंगे, और मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो ही ना, जितने थे उतने तो आपने खींच लिए, तो जितने थे उतने आपने बहुत तेज़ी से खींचे तो करंट तेज़ी से बढ़ा एकदम IP। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे आपने खींच लिए, तो VA को आप कितना ही बढ़ाते रहो, एनोड पोटेंशियल को आप कितना ही बढ़ाते रहो, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो खींचेगा कौन, है ना। तो इसका मतलब है एक स्थिति के बाद VA को आप कितना ही बढ़ाते रहो, करंट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो करंट जो है फोटो करंट वो VA पे डिपेंड नहीं कर रहा ज़्यादा। क्लियर है। VA के बढ़ाने से थोड़ा बहुत बढ़ता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन देखो जब एनोड पोटेंशियल को घटाते हैं, घटाने का मतलब इस तरफ चलना है, ग्राफ को इस तरफ ले जाओ तो ग्राफ इस तरीके का मिलता है, इस तरीके का, ठीक है। तो आप देखो इस तरफ क्या ग्राफ नीचे जा रहा है और पीछे भी चल रहा है। तो ग्राफ के पीछे चलने का मतलब है आप एनोड पोटेंशियल को घटा रहे हो। एनोड पोटेंशियल को घटाने का मतलब पता है क्या है, कि इसे निगेटिव चार्ज देना। ये पॉजिटिव है, इसे निगेटिव चार्ज देते जाना, ठीक है, निगेटिव चार्ज देना। क्लियर है। तो जैसे ही एनोड पोटेंशियल आप घटाते जा रहे हो तो आप देख रहे हो ग्राफ नीचे चल रहा है, यानी फोटो करंट भी आपका घटता जा रहा है, ठीक है। तो बात सही है, ये खींचता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ। अब जब इसके खींचने की कैपेबिलिटी आप घटा रहे हो, एनोड वोल्टेज घटा के, एनोड पोटेंशियल घटा करके इसके खींचने की कैपेबिलिटी घटा रहे हो, तो कम खींचेगा, और कम खींचेगा तो करंट भी कम फ्लो होगा, क्योंकि माइनस से प्लस तक कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसका मतलब है करंट क्या होगा, घटता जाएगा VA को घटाने से। तो VA जैसे जैसे घटता जाता है तो IP भी, फोटो करंट भी घटता जाता है, ठीक है जी। और घटते घटते VA की एक खास वैल्यू के लिए, एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए IP 0 हो जाता है। तो IP, ध्यान देना, VA की जिस वैल्यू के लिए IP 0 हो जाता है उसे आप VC कहते हैं। किसी किसी बुक में VC लिखा मिलता है, किसी किसी बुक में V0 लिखा मिलता है, ठीक है। VC क्या है तो मैं आपको बता दूं, VC है आपका कट ऑफ वोल्टेज, C फॉर कट ऑफ, ठीक है जी। तो VC को आप कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं, ठीक है जी, स्तब्ध विभव हिंदी में। और इसका एक नाम और है स्टॉपिंग, इसे स्टॉपिंग वोल्टेज कह दो या पोटेंशियल कह दो। तो स्टॉपिंग वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इसका एक नाम है, ठीक है। आई बात समझ में। तो VC क्या है, आपसे पूछने लगे कि VC क्या है, तो VC क्या है, कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज। और इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये है मतलब VA की वो वैल्यू जिसके लिए IP क्या हो जाता है, 0। IP घटता जा रहा है ना, ग्राफ नीचे चल रहा है और घटते घटते इस पॉइंट पर IP क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब है VA की वह वैल्यू जिसके लिए IP क्या है, 0 है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है आपकी कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाती है। क्लियर है।
तो ठीक है, ये बात मैंने आपको समझाई, मैं लैंग्वेज के माध्यम से समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आप स्क्रीन पर इस जो सेकंड पॉइंट है इसकी लैंग्वेज देखो। और लैंग्वेज क्या, अभी मैंने इसका ऑब्जर्वेशन आपको समझा दिया, साथ में इसका कॉन्क्लूजन और समझ लो, फिर देखो लैंग्वेज। तो ऑब्जर्वेशन तो मैंने बताया, ऑब्जर्वेशन में ये हो रहा है इस तरफ, है ना, कि वी ए को बढ़ाते जा रहे हैं। तो शुरुआत में तो आई पी बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे वी ए को चाहे आप कितना ही बढ़ा लो, आई पी बढ़ ही नहीं रहा। तो इस साइड ये हो रहा है, और इस साइड क्या है, वी ए को घटाने से आई पी घटता जा रहा है। और वी ए की एक खास वैल्यू के लिए आई पी जो है 0 हो जाता है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को आप वी सी कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज या कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, या स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। और इसका जो कॉन्क्लूजन है वो कॉन्क्लूजन ये हो जाएगा, देखो करंट 0 कैसे हो गया, करंट 0 ऐसे हो गया, करंट 0 होने का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस, ये प्लस है ना, ये माइनस है, यानी कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंच पाया होगा। करंट 0 होने का मतलब यही तो है, जब इलेक्ट्रॉन माइनस प्लेट से कैथोड से एनोड तक जाते हैं तब करंट प्लस मतलब करंट फ्लो होता है। तो इसका मतलब है करंट 0 होने का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंच पाया होगा। और ना पहुंच पाने का कारण क्या है कि सभी इलेक्ट्रॉनों में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एनोड तक पहुंच पाए, ठीक है। यानी आप वी ए को घटा रहे हो, ठीक है, वी ए को देखो, जब वी ए था तो इलेक्ट्रॉन में खुद इतनी एनर्जी नहीं है निकलने के बाद कि वो एनोड तक पहुंच सके। वो तो एनोड के पास अट्रैक्शन था, है ना, इस वोल्टेज के कारण, तो वो इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा था अपनी तरफ, तो इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे थे। लेकिन अब आपने वी ए को ही घटा दिया, वी ए को घटाते जा रहे हो, घटाते जा रहे हो, तो वी ए तो आपने बहुत ज़्यादा घटा दिया, अब ये अट्रैक्ट कर नहीं रहा इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा, ना के बराबर कर रहा है। तो फिर इलेक्ट्रॉनों में इतनी खुद कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतना लंबा रास्ता तय करके एनोड तक जाएँ। तो इसका मतलब है सारे इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या है, लगभग 0 हो गई, क्योंकि उन्हें कोई अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है एनोड तक जाने के लिए, इसलिए वो एनोड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो एनोड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इस कारण से, क्यों, और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा। यदि ऐसा होता कि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा थी तो कोई तो पहुंच पाना चाहिए, तो कुछ तो पहुंच जाते, और कुछ पहुंच जाते तो कुछ करंट फ्लो हो जाता, लेकिन करंट फ्लो हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी इतनी नहीं है कि वो एनोड तक पहुँच जाए अपने बल पर, ठीक है। तो इसका मतलब है सभी, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा, इसका मतलब है सभी इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है वो कैसी है, सेम है। तो सब इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सेम होती है, ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है। जो एनर्जी है वो सभी इलेक्ट्रॉनों की, एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सभी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कैसी है, सेम, ठीक है जी। तो ये क्या है इसका कंक्लूजन, ठीक है जी। तो इसकी लैंग्वेज आप देखें, लिखा है ऑन इंक्रीजिंग द एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल को बढ़ाने पर, ठीक है जी। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि एनोड पोटेंशियल को बढ़ाने पर वही जो बात मैंने आपको बताई, फोटो करंट में कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं होता है। तो लिखा है देयर इज़ नो मोर चेंज इन फोटो करंट, ठीक है, बट ऑन डिक्रीजिंग द एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल को घटाने पर, ठीक है जी। फोटो करंट क्या है, घटता है, तो लिखा है फोटो करंट ऑल्सो डिक्रीजेज एंड एट लास्ट, और लास्ट में आपने देखा है बिकम्स 0, फोटो करंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है एट वीसी पर। तो ये जो पोटेंशियल है इसे आप क्या कहते हैं, कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। और कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन यही है, देखो कंक्लूजन में एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बात लिखी है, जो 0 है ना, आप वी ए को घटाते जा रहे हैं, अब ये यहाँ पर 0 हो गया, अपनी एक्सिस पर आ गया ना, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो वी ए कितना हो गया, 0, लेकिन फिर भी आई पी 0 नहीं हुआ है। इसका मतलब है इसके खींचने की जो पावर है वो यदि 0 भी हो जाए, ठीक है, तो भी जो करंट है वो 0 नहीं होता है। आई पी देखो यहाँ पे वी ए 0 हो गया, लेकिन आई पी 0 नहीं हुआ, ठीक है। इस एक्सिस पर आने का मतलब वी ए कितना है, हो गया 0, और आई पी 0 तब होगा जब नीचे मिल जाए, लेकिन आई पी इतना है। इसका मतलब है जब 0 हो जाता है एनोड पोटेंशियल तब भी करंट फ्लो होता रहता है। इसका मतलब है कुछ इलेक्ट्रॉन में इसमें खींचने की शक्ति 0 हो गई, वी ए 0 होने का मतलब ये, लेकिन इलेक्ट्रॉनों में कुछ में इतनी काइनेटिक एनर्जी जब भी है कि वो अपने दम पर कहाँ जा सके, एनोड तक जा सके, तो करंट फ्लो होता है। लेकिन अब क्या है, आप वी ए को और घटाते जा रहे हो, और घटाने का मतलब निगेटिव कर रहे हो। निगेटिव का मतलब है अब इसका भी जो चार्ज है वो निगेटिव हो गया, इसका पोटेंशियल। तो अब ये इलेक्ट्रॉनों को जब 0 हो गया था तब तो ना ये अट्रैक्ट कर रहा ना रिपेल कर रहा,
लेकिन जब इसका भी पोटेंशियल नेगेटिव कर दिया ना तो अभी इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा। अब जब रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉनों में कितनी भी काइनेटिक एनर्जी हो इतनी थोड़ी ना होगी कि इसका सामना कर सके, ठीक है, क्योंकि ये तो बैटरी से दिया जा रहा है, ये जो है तो बैटरी का तो ज़्यादा ही होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों में इतनी एनर्जी इसका सामने करने की नहीं है, इसलिए वो एनोड तक नहीं पहुँच पाते। तो आप देख रहे हो VA को यदि आप नेगेटिव कर रहे हो तो फिर करंट घटते घटते और VC पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। और मैंने बताया इसका निष्कर्ष एक यही है कि एनर्जी सभी इलेक्ट्रॉनों की सेम है, और एक ये है कि VA 0 हो जाए तो भी IP 0 नहीं होता। इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनों में काइनेटिक एनर्जी होती है कि वह एनोड तक पहुंच सके, ठीक है। देखो लैंग्वेज क्या लिखा है, ठीक है जी। तो लिखा है एट 0 एनोड पोटेंशियल, 0 एनोड पोटेंशियल पर देयर इज सम फोटो करंट, कुछ फोटो करंट है, ग्राफ में आप देख सकते हैं। इट मीन्स दैट, इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉन्स हैव सम काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी रखते हैं टू रीच द एनोड, एनोड तक पहुंचने के लिए, ठीक है जी। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स है ना, इज सेम, ये बात मैंने आपको बता दी कि सभी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट की ओर। ये ग्राफ आपको समझ में आया, इस तरीके का ग्राफ है। देखो थर्ड पॉइंट समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट का, थर्ड ऑब्जर्वेशन और थर्ड कंक्लूजन। तो देखो ये ग्राफ तो मैंने आपको बताया, ये इस एक्सिस पर आपने क्या लिया, VA, और इस एक्सिस पर क्या लिया, IP, ठीक है जी। तो यहां से देखो इस तरीके का ग्राफ था, ठीक, इस तरीके का ग्राफ आपने देखा, बाद में तो लगभग स्ट्रेट ही हो गया था, ठीक। ये थोड़ा है ना नीचे को बनाऊं, मुझे थोड़ा ग्राफ ऐसे ही बनाना है। तो इस तरीके का लगभग ग्राफ था, शुरुआत में थोड़ा था लेकिन बाद में स्ट्रेट हो गया था, है ना, इस तरीके का। यहाँ पे आपने देखा है VC कहा मैंने, ठीक है, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे कहा। तो इसमें क्या होता है, आपने यहाँ पे ये ग्राफ तब खींचा था, मान लो जब इंटेंसिटी कितनी थी, इंटेंसिटी यानी तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट I थी। तो अब इंटेंसिटी बढ़ाकर मैंने I से 2I कर दी, ठीक है। तो आप देखेंगे जो फोटो करंट है ना, जो लाइट की इंटेंसिटी I से बढ़ाकर 2I कर दी तो फोटो करंट भी डबल हो जाता है। तो यानी इतना है ये, तो इसका डबल यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से है ना, इस तरीके से इंटेंसिटी I से बढ़ाकर 2I की तो करंट भी जो बढ़कर डबल हो गया, यानी तो जब इंटेंसिटी ट्रिपल करोगे तो करंट भी आपका ट्रिपल हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ना, तो इस तरीके से, ठीक है। इंटेंसिटी डबल की तो करंट भी डबल हो गया, इंटेंसिटी आपने ट्रिपल की तो करंट भी आपका IP, फोटो करंट भी आपका ट्रिपल हो गया, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो करंट है, फोटो करंट, यानी जो ऑब्जर्वेशन है आपका, जो आपका प्रेक्षण है वो ही कहता है कि इंटेंसिटी डबल कर रहे हो, करंट डबल हो गया, इंटेंसिटी ट्रिपल की, करंट ट्रिपल हो गया। तो यानी जो फोटो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी के, ठीक है जी, किसके, इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी किसकी, तो लाइट की। तो जो फोटो करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, फोटो करंट जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फोटो करंट कहाँ से होता है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स से, जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी उतने ज़्यादा फोटो करंट होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। भाई फोटो करंट ज़्यादा होने का मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होना, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उतनी ज़्यादा होगी जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, है ना। यानी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, चाहे ये दोनों कह दो चाहे ये दोनों कह दो, ये दोनों तो एक ही बात है लगभग। और मैं आपको वास्तव में बताऊं तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी से मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है जी, यानी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि फोटोनों की संख्या ज़्यादा होना। जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लांक ने बताया था ना कि लाइट में कौन होते हैं, फोटोन होते हैं, ठीक है जी। तो लाइट में कौन होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। लाइट में एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिन्हें आप फोटॉन्स कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा लाइट जो आपके पास आ रही है उसमें फोटोनों की संख्या जितनी ज़्यादा है
इसका मतलब है लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है। फोटोनों की संख्या जितनी कम है लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है फोटोन का ज़्यादा होना। तो मान लो एक फोटोन, वास्तव में क्या होता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है ना, मेटल की सरफेस से। तो जितने ज़्यादा फोटोन्स होंगे, देखो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा फोटोन्स होंगे, जितने ज़्यादा फोटोन्स होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जिन्हें आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा करंट होगा। तो इसका मतलब है करंट और इंटेंसिटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि इसे बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है, इसे घटाने से फोटो करंट घटता है, ठीक है जी। तो ये ऑब्जर्वेशन था, क्लियर है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आया। तो ऑब्जर्वेशन है और इसका कंक्लूजन क्या है, तो इसका कंक्लूजन है ना क्या हो जाएगा, इसका कंक्लूजन इस तरीके से हो जाएगा कि जो इंटेंसिटी है, मतलब जो फोटो करंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सपेरिमेंट भी यही है और इसका कंक्लूजन भी यही हो जाएगा। और आप एक बात और देखो, एनर्जी होती है आपकी K बराबर E इंटू वी नोट, या वी नोट की जगह हमने VC कहा, ठीक है। K बराबर Q इंटू VC होता है काइनेटिक एनर्जी। और इलेक्ट्रॉनों के केस में बात करें तो E इंटू VC, ठीक है, E इंटू VC। तो VC क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज। तो देखो जब E तो सेम रहेगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, VC सेम हो गया। देखो जब इंटेंसिटी आई थी तब भी VC है, कट ऑफ पोटेंशियल, इंटेंसिटी डबल की ट्रिपल की, लेकिन VC चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती जब आप इंटेंसिटी को चेंज करते हैं। तो इसका मतलब है एक निष्कर्ष और निकलेगा कि जो इंटेंसिटी, मतलब जो ये है एनर्जी, ठीक है जी, जो एनर्जी है किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करती है। आई बात समझ में, क्योंकि चेंज हो ही नहीं रही काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन की है ना, E आ रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और एक निष्कर्ष ये कि फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, क्लियर है। आइए इसकी लैंग्वेज देख सकते हैं आप बोर्ड पर। तो लिखा है कंक्लूजन में, देखो इसमें ऑब्जर्वेशन में, ऑन बीइंग डबल कर देने पर किसे, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, ठीक है, फोटो करंट बिकम्स डबल, फोटो करंट भी कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है। ऑन बीइंग ट्रिपल कर देने पर किसे, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट की इंटेंसिटी को, फोटो करंट ऑल्सो बिकम्स ट्रिपल, फोटो करंट कैसा हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। और कंक्लूजन मैंने बोर्ड पर लिखा ही रखा है, तो लिखा है देखो, इट मीन्स दैट, इसका अर्थ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह दो या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह दो या फोटो करंट कह दो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, इंसिडेंट लाइट के, है ना, आपतित प्रकाश के। और है ना लिखा है ऑन चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इंटेंसिटी के चेंज करने से, देखो मैंने समझाई आपको ये बात, VC सेम रहता है, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की K बराबर E इंटू VC वाले सूत्र के अनुसार सेम रहती है, ठीक है जी। तो ये इसका कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन थर्ड था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं ये ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन नंबर 4। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट यदि आपको समझ में आ जाता है बहुत अच्छे से, तो फिर आगे का सब कुछ आपके लिए बहुत आसान है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। देखो ग्राफ यही वाला किस किस के बीच, एक तो आपने एनोड पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच, इस एक्सिस पर IP। तो आप एक बात देखते हैं, इस तरह का ग्राफ आपको मिला था, ठीक है जी, इस तरीके का, क्लियर है। अभी आपने इंटेंसिटी चेंज करके देखी थी थर्ड केस में, अब फोर्थ पॉइंट में आप फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखो। मान लो फ्रीक्वेंसी पहले ν1 थी, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर ν2 कर दी, तो ये जो ग्राफ है ना ये ऐसे मिलेगा, ठीक है जी। ये आपको बताया VC है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर ये जो VC है चेंज हो गया। मान लो पहले VC1 था, अब कितना हो गया VC2, और फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ाकर आप ν3 कर देते हैं, तो ये ग्राफ इस तरीके से मिलता है। यानी VC फिर चेंज हो जाता है, और चेंज होकर मान लो क्या मिलेगा VC3। और नेगेटिव डायरेक्शन में देखें तो आप VC3 बढ़ रहा है, मतलब VC बढ़ रहा है, VC1 से बढ़कर VC2 हुआ, VC2 से बढ़कर VC3 हो गया। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से VC बढ़ता है ना, फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से
वीसी चेंज होता है, यानी फ्रीक्वेंसी के घटाने से घटेगा, बढ़ाने से बढ़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन यही है। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन आपका यही है, ठीक है जी, कि ऑन चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आप इसकी लैंग्वेज तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो, ऑन चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो चेंजेस, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। अब कंक्लूजन देख लो, तो कंक्लूजन ये है, आप जानते हो K बराबर E इंटू वी सी। तो देखो K1, देखो VC1 ज़्यादा है, VC1 कम है, VC2 ज़्यादा है, बढ़ता जा रहा है ना इस साइड को निगेटिव डायरेक्शन में, और VC3 और ज़्यादा है, तो K1 से बड़ा K2 होगा और K2 से बड़ा K3 होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी भी आपकी बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी भी बढ़ती जाती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से। और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, न्यू1 से बढ़ा न्यू2, न्यू2 से बढ़ा न्यू3, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा तो एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जो एनर्जी है किसकी? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। देखो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी को घटाने से घटेगी। तो कंक्लूजन ये है कि एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और एक कंक्लूजन क्या है? फ्रीक्वेंसी तो चेंज हुई है, लेकिन आप देखो तीनों ग्राफ में करंट यहीं आ रहा है, करंट यहीं है, यहीं यहाँ पर, इसका मतलब है करंट तो चेंज ही नहीं हो रहा। क्लियर है ना? लगभग करंट यहीं है, तो करंट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि फोटो करंट जो है, कौन सा करंट? फोटो करंट, उसका रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ। देखो फ्रीक्वेंसी चेंज करने का फोटो करंट पे कुछ इफेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है फोटो करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और फोटो करंट का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये बात मैंने आपको बताई कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है किसके साथ? फोटो करंट के। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो फोटो करंट भी ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो फोटो करंट भी कम होगा, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का या फोटो करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से फोटो करंट चेंज नहीं होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होते हैं, इसका मतलब, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये कंक्लूजन मैंने आपको बताया, कंक्लूजन में यही दोनों बात है कि एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना। और इसकी लैंग्वेज हो जाएगी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ब्रैकेट में फोटो करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसके बाद फिफ्थ और लास्ट पॉइंट इसका देखें। देखो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? यदि हम ग्राफ खींचते हैं किस किस के बीच, फ्रीक्वेंसी, ये तो इस एक्सिस पर ले ली फ्रीक्वेंसी, इस एक्सिस पर ले लो एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। तो हमें ग्राफ खींचते हैं ना, तो इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है जी, जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस को काटती है एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है जी। क्लियर है? या फ्रीक्वेंसी को एफ से न्यू से डिनोट करो, तो एक निश्चित आवृत्ति पर कट करती है फ्रीक्वेंसी एक्सिस को। भाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है ना इस एक्सिस पर, तो ये एक खास फ्रीक्वेंसी है, एक निश्चित आवृत्ति है, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। तो यदि हम ग्राफ खींचते हैं, इफ़ आप लिख सकते हो लैंग्वेज, ठीक है, इफ़ वी प्लॉट द ग्राफ, इफ़ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, तो देन वी हैव टू फाइंड, ठीक है जी, या वी फाइंड, बस सिंपली वी फाइंड ए स्ट्रेट लाइन, है ना, विच इंटरसेक्ट्स द फ्रीक्वेंसी एक्सिस एट न्यू नॉट, ठीक है। दिस फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो निश्चित फ्रीक्वेंसी है इसी का नाम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। इसी का नाम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे हिंदी में कहते हैं देहली आवृत्ति। क्लियर है? आपने 12th में पढ़ा होगा। तो और ये इंटरसेप्ट है, अंतःखंड है, मान लो -b है, इसकी जो स्लोप है मान लो a है। तो आप एक इक्वेशन जानते हो y बराबर mx + c, ये 10th में थी। तो y क्या है? y आपका y एक्सिस पर जो आप ले रहे हो, यहाँ पे k आएगा इसकी जगह, m की जगह मैंने स्लोप a मानी है, x की जगह न्यू है x एक्सिस पर,
और सी की जगह है ये वाला अंतःखंड, जिसे आप स्लो ये क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट, तो इसकी जगह है -b। ठीक है जी, तो इक्वेशन ये आती है k बराबर a न्यू माइनस b। क्लियर है। और फ्रीक्वेंसी एक्सिस, वो ये जो स्ट्रेट लाइन है फ्रीक्वेंसी एक्सिस को पर कट करती है, फ्रीक्वेंसी एक्सिस को कट करती है न्यू नॉट पर। इसका मतलब है जो इमिशन है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, कॉन्क्लूजन बता रहा हूँ, ठीक है, जो कॉन्क्लूजन है वो यही है कि इमिशन तब तक नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का जब तक फ्रीक्वेंसी इतनी ना हो, इतनी है ना, न्यू नॉट ना हो, फिक्स्ड ना हो। तो इसका मतलब है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्क्लूजन में आप लिख लेंगे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज नॉट न्यू नॉट, ठीक है, या इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है फ्रीक्वेंसी, तो फिर आपका इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो देखो लैंग्वेज का क्या मेन रोल है, आप कॉन्सेप्ट को समझें। लैंग्वेज से इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आप लोगों को परेशान होते हुए देखा है लैंग्वेज से, इसलिए मैं कई बार से लैंग्वेज बोर्ड पर लिख के आपको समझाता हूँ। तो लैंग्वेज का इतना मेन रोल नहीं होता, मेन चीज़ क्या है समझना। समझ जाओगे तो लैंग्वेज लिखना बहुत आसान होता है। तो जैसे ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, तो इसी की लैंग्वेज 10 तरीके से लिख सकते हैं, है ना। PDF नोट्स में अलग मिले और मैं यहाँ अलग बताऊँ, ऐसा भी हो सकता है। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, ठीक है। तो फिर आप इसकी लैंग्वेज लिख लोगे। मैंने बताया आपको क्या है कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी एक ऐसी फाइनाइट फ्रीक्वेंसी है जिसे आप क्या करते हैं, जिससे कम फ्रीक्वेंसी यदि हो तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस फ्रीक्वेंसी को आप कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो ये आपका कंप्लीट होता है एक्सपेरिमेंट, और इसी के साथ ये लेक्चर भी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स के साथ। इस एक्सपेरिमेंट को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आगे का बहुत अच्छे से तभी समझ में आएगा जब ये एक्सपेरिमेंट आपने अच्छे से समझा हो। ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।